नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। जैसा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में अब सर्वे कल से शुरू होगा। सर्वे का काम कल यानी शनिवार से शुरू किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी और इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वाराणसी की अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक लगाने से इनकार कर चुका है और सीएचआई ने कहा है कि मैंने भी याचिका नहीं देखी है, मामले को देखूंगा। तो अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे मामले में सीजेआई अनवीर रमना की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई। मुस्लिम पक्ष के साथ डीएम की मीटिंग हुई और इसके बाद यह ऐलान हुआ कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कल से सर्वे शुरू हो जाएगा। जा रही है। ज्ञानव्यापी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे के लिए दिए गए आदेश के बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। तो इसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा है कि वो मामले को देखेंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है। तो जैसा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने सीजेआई के सामने कहा है कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसलिए मामले को आज ही सुना जाए। तो कम से कम मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी करें, ये मांग रखी है। और इसके बाद सीजेआई रमना ने कहा है कि अभी पेपर नहीं देखे हैं, बिना पेपर देखे कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो यानी कि वाराणसी कोर्ट का जो आदेश आया था, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे कल से शुरू हो जाएगा और इसके लिए तमाम बड़ी तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन मुस्लिम समिति ने अब दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। सीजेआई ने कहा है कि अभी तक पेपर नहीं देखे हैं और इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।
और राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर अब 2024 का जो चुनाव है वो धीरे धीरे कर वक्त नजदीक आ रहा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के देश भर के 400 बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। चिंतन शिविर में पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार होगा और इसके अलावा आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। और इतना ही नहीं, चिंतन शिविर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, किसानों के मुद्दों और आगामी चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। 13 से 15 मई तक चलने वाले चिंतन शिविर में कांग्रेस चुनाव में लगातार मिल रही और पार्टी के पुनर्गठन के लिए रणनीति बनाएगी। कांग्रेस के इस शिविर में 400 से ज्यादा दिग्गज शिरकत करेंगे। बता दें कि इसके मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उदयपुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये सफर ट्रेन से किया है। उदयपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का तमाम कांग्रेसियों ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया और इस दौरान अशोक गहलोत के साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बन रही थी। दोनों नेता आपस की सीट पर बैठे हुए नजर आए, आसपास की सीट पर बैठे हुए नजर आए। और तोशी हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तोशी, अब चिंतन शिविर के देखिए शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ खास तैयारियां, कौन कौन बड़े नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल 3 दिनों का चिंतन शिविर होगा। उदयपुर में ये शिविर किया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी कल चेतक ट्रेन से दिल्ली से निकलकर अब वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पवन बंसल, अजय माकन, तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से वो उदयपुर पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उनका एक भव्य स्वागत किया गया। और अब लगभग प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तीनों ही उदयपुर पहुंच चुके हैं। 2:10 पे सोनिया गांधी संबोधन देंगी उदयपुर की जनता को, कार्यकर्ताओं को। लेकिन इस चिंतन शिविर में सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल को इनवाइट किया गया था, हार्दिक को इनवाइट किया गया था इस चिंतन शिविर में, लेकिन दोनों ने ही इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करा। दोनों ही इस मौके पर यहाँ पर मौजूद नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं चिंतन शिविर को लेकर तमाम आत्ममंथन, चिंतन, तमाम चीजें चल रही है। उसके बावजूद भी पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है, अंतिम कलह चल रहा है, उसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि अभी भी कई बड़े नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी तक कई तरह की गुटबाजियों का आरोप लग चुका है, चाहे वो हम पंजाब की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें और अब बारी है राजस्थान की। तो क्या लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अजय माकन ने यहाँ पर साफ कहा है कि आज जब चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है, 3 दिन का ये शिविर होगा, तो ऐसे में संगठनात्मक बदलाव जरूर होंगे। क्या बदलाव होंगे वो जब 3 दिनों का चिंतन शिविर खत्म होगा उसके बाद समझ में आएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पार्टी में अंतरिम कलह चल रहा है, सचिन पायलट के कंधों पर इस चिंतन शिविर की जिम्मेदारी, जो गुटों को, जिस तरीके से 2 गुट में कांग्रेस बटी हुई है, उनको मनाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ऐसे में आप सचिन पायलट को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है, उनकी पोस्टर हटवाने को लेकर। पहला गुट है जो सचिन पायलट का समर्थन कर रहा है चिंतन शिविर में, लेकिन दूसरा गुट वही है जो लगातार सचिन पायलट की पोस्टर हटा रहा है, विवाद कर रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पायलट को क्यों दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं शायद आप कितने भी शिविर कर लो, कितना भी आत्ममंथन कर लो, लेकिन अगर आपकी पार्टी में गुटबाजी खत्म नहीं होगा, अंतरिम कलह खत्म नहीं होगा, तो आप 24 हो या 27 हो, आप इलेक्शन जीतना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो पायलट गुट के लिए शायद ये बड़ा संदेश है, राहुल गांधी और सीएम गहलोत जो इस तरीके से अब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, अगल बगल की सीट पर बैठे हुए नजर आए, और इससे अब समझा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में वही होगा जो सीएम गहलोत चाहेंगे। तो फिलहाल अब ये चिंतन शिविर की शुरुआत तो हो चुकी है और जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, सचिन पायलट अब कांग्रेस के कमान शायद राजस्थान में संभालने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे कुछ ऐसा स्पष्ट होता नहीं दिखाई दिया है।
और जम्मू कश्मीर में शांति के बाद एक बार फिर से आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कल ही की जैसा कि ये खबर सामने आई थी, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आज आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर गोलियों से हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आतंकियों ने यह हमला रियाज के घर पर किया है। फिलहाल रियाज अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और यह घटना घाटी के पुलवामा के गुदुरा इलाके में हुई है। कश्मीर में कुछ ही घंटों के भीतर टारगेट किलिंग की यह दूसरी घटना है। गुरुवार की रात 36 वर्षीय कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद देर रात तक प्रदर्शन होता रहा। कैंप में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने हत्या के खिलाफ सड़क पर जाम लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसके साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर विफलता का भी आरोप लगाया है और कई जगहों पर कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो घाटी में एक बार फिर से आतंकी घटनाएं तेज हो रही हैं। इसको लेकर तमाम सुरक्षा बलों की ओर से तैयारियां तो की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस तरह की बढ़ती घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन इसके बावजूद एक और घटना सामने आई है। आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद को, जिन पर गोलियां चला दी आतंकियों ने रियाज अहमद पर, उनके घर में घुसकर हमला किया गया है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह कैसी सुरक्षा है कि एक पुलिस कांस्टेबल के घर में घुसकर आतंकी हमला कर दे रहे हैं। तो फिलहाल रियाज अहमद को अस्पताल में तो भर्ती कराया गया है, लेकिन अब केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतनी विफलताएं क्यों हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। अब तक कई भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा चुका है और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस यशपाल तोमर के अरबों रुपए की जमीन जब्त कर ग्रेटर नोएडा पहुंची। आरोप है कि तोमर ने जालसाजी से जमीन पर कब्जा किया है। पुलिस का कहना है कि पट्टे की जमीनों को तहसील के अधिकारियों से साठ गांठ कर जमीन अपने और अपनी कंपनियों के साथियों के नाम कराया था। मामले में तत्कालीन करीब दर्जन भर अधिकारियों के शामिल होने का भी अंदेशा है। नोएडा के डीएम मामले की रिपोर्ट भेजेंगे। संलिप्त लोगों पर शासन की ओर से जल्द कार्रवाई हो सकती है। यशपाल तोमर पर आरोप है कि झूठे मुकदमों में फंसाकर भी गरीबों के पट्टे हड़पे हैं। कितनी आपकी जमीन थी, किसने कब्जाई, कैसे कब्जाई? यशपाल तोमर ने कब्जाई। ये आवास के पट्टे थे 671 नंबर में। हमें जेल भेजा गया जमीन लेने के लिए। 2.25 बीघे जमीन को या जमीन दे दो हमें, नहीं तो जेल भेजाएंगे तुम्हें। पिस्टल दे दिखा उठा कर परान कर जेल भेजा रहे। क्या सेक्शन लगाए थे आप पे, कहाँ भेजा था जेल? एक को बड़े भाई है महेंद्र सिंह, उसे बठिंडा भेजा। एक को हनुमानगढ़ रिपोर्ट दर्ज, हमें दिल्ली कश्मीर गेट कैजी का रिपोर्ट दर्ज है। कितनी जमीन थी आपकी? 2.25 बीघे। और लोगों पे भी मुकदमे कराए थे? बहुत आदमी मुकदमे दर्ज। शिकायत नहीं करी आपने कभी? बहुत शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं होती किसी में। सरपी बेवा रामचंद्र, उनकी मदर का नाम है त्रिमुखी का जी। उनकी मदर का नाम भी है, हमारी फुआ का नाम है। वो विधवा थी, 70 साल से यही रह रही गाँव में। उसके नाम 6 बीघे पट्टा हुआ। तो तुम्हारी माँ का नाम यूज करके? हाँ। तो शिकायत नहीं करी? करी ही शिकायत, मुकदमे होने लगे और सब सगड़ गांव डर गया, हम भी डर गए। कितने बीघे जमीन थी? डर क्या था? 6 बीघे थी। डर क्या था? डर अजी मुकदमे 376 के बलात्कार केस लगवाएंगे उन सब। कितने लोगों पे लगवाए होंगे? 12 पे गाँव के? हाँ, 12 गाँव, 12 आदमी। गांव के कितने लोगों की जमीन कब्जा कर रखी है इन्होंने? तो करीबन 300 आदमी। कितने बीघे जमीन होगी? पट्टे की 300 बीघे। कैसे जमीन हत्या थी आपकी? हमारे अंकल थे महिपाल सिंह, जिनके नाम पे जमीन थी। विकलांग थे वो, 71 की लड़ाई में पैर कट गया था उनका। तो हमें 15 बीघे जमीन मिली थी। अच्छा, तो किसने दी थी? सरकार ने? सरकार ने दी थी। पट्टे हुए थे गाँव। तो इसने मेरे पे एक झूठा मुकदमा दर्ज करा करके मेरे पे, मेरे छोटे भाई पे। किसने? यशपाल तोमर ने। अच्छा। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पे
तो उस जब दबाव बनाने के लिए जिस ज़मीन को हमें दे दे, ज़बरदस्ती इसने हम पर रजिस्ट्री करवा ली, कोई पैसा नहीं दिया था। जो पैसा आया था 50 लाख रुपए, वो भी उसने RGS करवा लिया था अच्छा, अपने खाते में। तो गांव के लोग डरे हुए थे, शिकायत ये नहीं तो करी? शिकायत क्या, पुलिस प्रशासन सब DM सब इसी के अंडर में थे जब। तो कितने लोगों के खिलाफ इसने गांव में मुकदमा कराया है? करीब ज्यादातर किस मुकदमा? 12 लोग हैं जिन पर मुकदमा है, सबकी कॉपी है मेरे पास। किस तरीके के मुकदमा करा था? किसी पे और 300 नोएडा से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, भूमाफिया यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला, जानेंगे। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना में यशपाल के खिलाफ बीते दिनों जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच के दौरान जब यशपाल की अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति का पुलिस को जानकारी मिलती है और जानकारी में प्रकाश में आता है कि यशपाल के 3 नौकरों के द्वारा इन पूरी संपत्तियों को जो है हड़पने का काम किया गया था। दरअसल यशपाल जो है ग्रेटर नोएडा के चिथेड़ा गांव का रहने वाला है और यशपाल ने सबसे पहले इसी गांव में लगभग 135 बीघा जमीन को अवैध तरीके से जो है कब्जाने का काम किया था। यशपाल के द्वारा पहले लोगों को डराया धमकाया जाता था, उनके खिलाफ 307 376 यानी कि रेप के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते थे। जब पीड़ित इसका विरोध करते थे तो अन्य दूसरे राज्यों और जिलों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता था और उसके बाद उनकी जो संपत्ति थी उनके जो है अपने नाम कराने का काम किया करता था। इसी के चलते यशपाल ने बीते दिनों अलग अलग राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर कई अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए और जब ब्रह्मपुरी थाने में यशपाल के द्वारा एक फर्जी शिकायत दी गई, जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो यशपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में जांच की जाती है और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मेरठ पुलिस ने जो है यशपाल तोमर की 135 बीघा जमीन जो ग्रेटर नोएडा के चिथेड़ा गांव में स्थित है उसको कुर्क कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि लगभग 135 बीघा इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए आकी जा रही है। यह एक मामूली जो है इसका प्लॉट के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि मेरठ, हापुड़, उत्तराखंड और इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ पंजाब में यशपाल राणा की अथाह संपत्ति जो है बताई जा रही है, जिसको कुर्क करने के लिए जो मेरठ के बिल्कुल। और ताहिर, यशपाल तोमर के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या गिरफ्तारी होगी, क्या कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं जिससे कि यशपाल तोमर की गिरफ्तारी हो? देखिए, बिल्कुल पहले ही आपको बता दूं कि यशपाल तोमर को जो है हिरासत में जो है पहले ही ले लिया गया था, तभी से उसके खिलाफ जांच चल रही थी। इसके जो 3 साथी थे इनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हीं तीनों नौकरों के द्वारा जो है इसने इस अथाह संपत्ति को जब्ती करने का जो है काम किया था। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि यशपाल की जो और अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क करने के साथ साथ जो अधिकारियों की मिली जुली भगत थी, जिन अधिकारियों से साठगांठ करने के बाद यशपाल ने इस बेनामी संपत्ति का जो है जखीरा खड़ा किया था, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है जांच की जा रही है और जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यशपाल तोमर के द्वारा जिस जमीनों को अवैध तरीके से अपने नाम बैनामा कराया गया था, उस जमीनों की कई ऐसी जगह हैं जहां पर यशपाल तोमर ने उनका सरकारी मुआवजा भी उठाकर गबन करने का काम किया है। अब पुलिस उस जमीन के साथ साथ उस पैसे की भी रिकवरी करने की तैयारी कर रही है ताकि यशपाल तोमर को चारों तरफ से घेर कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और सलाखों के पीछे लंबे समय तक बिल्कुल, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा ताहिर, हम आपसे समय समय पर तमाम बड़ी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यशपाल तोमर की गिरफ्तारी हो चुकी है और जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा कर रखा है अलग अलग राज्यों में, जैसा कि बड़ी जानकारी मिली है कि अलग अलग राज्यों में यशपाल तोमर ने जबरन कब्जा कर रखा है और कईयों पर झूठे मुकदमे भी लगाए हैं जिससे कि गरीबों के पट्टे हड़पे हैं यशपाल तोमर ने। तो ये साक्ष्य जुटाए जा रहे के बाद एक कई सरकारी जमीनों का भी गबन किया है, तो ये सभी कुछ अब खाली कराया जा रहा है।
गैंगस्टर और भूमि माफिया यशपाल तोमर की जमीन पर कुर्क करने के लिए मेरठ पुलिस आज पहुंची और मेरे पीछे जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं मेरठ पुलिस के द्वारा लगाया गया है। इस जमीन को यशपाल तोमर की बताया जा रहा है, जिसको मेरठ पुलिस ने जो है कुर्क कर लिया है। बताया जा रहा है कि 135 बीघा जमीन को यशपाल तोमर ने अपने 3 नौकरों के साथ मिलकर फर्जी धोखाधड़ी से अपने नाम दर्ज करा लिया था, जिसकी शिकायत जो है पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके चलते पीड़ित जो है दर दर की ठोकर खाने को मजबूर थे। लेकिन जब मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में जो है यशपाल तोमर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, उस पुलिस पूरे मामले की जांच करती है और जांच में पाया जाता है कि यशपाल तोमर के द्वारा जो उसके 3 नौकर थे उनके नाम पर जो है जमीन जो है अर्जित जो है की गई थी, जिसकी पूरी जानकारी पुलिस जुटाती है और उसके बाद जो है कार्रवाई करते हुए आज मेरठ पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा लगभग 135 बीघा इस जमीन को कुर्क करने का काम जो है मेरठ पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की यह भूमि है जिसको मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार के लोग थे यशपाल तोमर को जब वो जमीन नहीं देते थे तो यशपाल तोमर उनके खिलाफ अन्य राज्यों में फर्जी मुकदमा दर्ज करा देता था और जबरन उनकी जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया करता था, जिसके चलते लगातार लोगों की शिकायत जो है पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रही थी। लेकिन जब मेरठ पुलिस को जो है इसकी शिकायत मिलती है और मेरठ पुलिस के ब्रह्मपुरी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत यशपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो इस पूरे मामले का खुलासा किया जाता है, जिसके बाद यशपाल तोमर को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यशपाल तोमर की बाकी और कितनी ऐसी बेनाम संपत्ति है जिसको कुर्क किया जाना अभी बाकी है। कैमरामैन शशांक के साथ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।